सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की बात बाबा साहब कर रहे हैं। और इसके तहत वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र क्या है, जिसमें माले मिंटो सुधारों की विरासत की बात बाबा साहब करते हैं। और ये कहते हैं कि मार्ले मिंटो योजना एक छलावा थी, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना छलावा नहीं थी। ये दो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही मेरे साथियों, कि मार्ले मिंटो योजना एक छलावा थी जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना छलावा नहीं थी। आखिर मार्ले मिंटो योजना क्या थी, संक्षेप में हम आपको बता देते हैं, और साथ ही साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना क्या थी। जब इन दोनों योजनाओं को हम लोग जान लेंगे तो आगे का जो अम्बेडकर संदेश है वो निश्चित तौर पे पॉइंट टू पॉइंट आपके समझ में आने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मार्ले मिंटो योजना क्या थी और चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना क्या थी। सम्मानित साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें मार्ले मिंटो सुधार, जिसे 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है, और विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, जिसे भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। मेरे साथियों, ये था मार्ले मिंटो सुधार, जो हमने बहुत संक्षेप में आपको बताया है। आइए अब जान लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना शामिल थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य बातें हम आपको बता दें। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद का नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों का नियंत्रण होता था, जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। अधिनियम ने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें राज्यों की परिषद यानी कि उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन शामिल थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी बढ़ाया गया। भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत सचिव के वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए। भारत सचिव और उनके सहायकों के वेतन और भत्ते अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने थे, न कि भारतीय राजस्व से। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जो यहाँ पर हमने आपको बताया। बासा लिखते हैं कि यह मार्ले मिंटो सुधारों की विरासत है। मार्ले मिंटो योजना एक छलावा थी, क्योंकि उसके अनुसार नौकरशाही ने ऐसी जोड़ तोड़ करने का प्रयास किया उनकी हुकूमत भी बना रहे, और मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि विधान मंडलों को लोक राज का मुखौटा पहना दिया जाए। ऐसी योजना लागू करने के लिए ये वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र अति अनुकूल थे, परंतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना छलावा नहीं थी। सामान्य साथियों, अगर वो छलावा नहीं थी तो क्या थी? बाबा साहब कहते हैं उसमें लोक राज की कल्पना थी, अतः आशा की जाती थी कि ऐसे वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने का सुझाव दिया जाएगा। तो इस तरह से सामान्य साथियों, आपने देखा यहाँ पर कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना क्या थी और मार्ले मिंटो योजना क्या थी। इस संदर्भ में अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 41 से 43 तक BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश लेकर हम इसी चैनल पर उपस्थित होते हैं। बादशाह लिखते हैं कि लेकिन
इन वर्गों के जोरदार प्रभाव के कारण रिपोर्ट तैयार करने वालों को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वे इन निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखे जाने की सिफारिश करें। साउथ मेरो कमेटी ने इस सिफारिश को मूर्त रूप दिया। इन वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने का कोई भी कारण क्यों न रहा हो, इसमें कोई शक नहीं कि लोक राज की मूल भावना के विपरीत है। इसका वर्गीय रूप ही इसको ठुकरा दिए जाने का एक पर्याप्त कारण है। विधायिका जैसी विचारशील सभा में जहां लोक हित के मामलों पर लोक मत के आधार पर निर्णय होता है, उसके लिए यह निहायत जरूरी है कि परिषद के जो सदस्य निर्णय में भाग ले वे लोक मत के प्रतिनिधि हों। वास्तव में उनके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को सदन में चर्चित मसलों पर निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्ग हितों के प्रतिनिधि तो केवल अपने वर्ग के मतों तथा पूर्वाग्रह को प्रस्तुत करते हैं, अतः उन्हें तो ऐसे मसलों के निर्णय में भाग लेने का अधिकार कदापि मिलना ही नहीं चाहिए जिनका संबंध उनके वर्ग के हितों से न हो। वर्गीय स्वरूप होने पर भी विधायिका के सदस्य होने के नाते वे उन सभी मुद्दों पर मतदान करते हैं जिनका उनके वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। भाषा लिखते हैं कि मेरे विचार में यह लोक राज के सिद्धांत के नितांत प्रतिकूल है। यह दलील दी जा सकती है कि ऐसे वर्ग हितों के प्रतिनिधि ऐसे वर्गीय विषयों पर अपनी राय विशेष रूप में दे सकते हैं जिनके बारे में वर्गेतर सदन को जानकारी नहीं होती। लेकिन यह याद रखने की बात है कि लोकतंत्र का सर्वोच्च सिद्धांत है स्वराज, और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी मसलों पर अंतिम निर्णय जन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाए, न कि विशेषज्ञों के द्वारा। फिर भी ये उचित नहीं है कि सदा ही ऐसे लोगों की सलाह का सदन में कोई मूल्य ही नहीं होता, क्योंकि उनकी सलाह सदा ही वर्ग विचारधारा का विशद विवेचन होती है, न कि विवादास्पद सूत्र का संभल कर किया गया विवेचन। भाषा देते हैं कि मान लेने पर भी कि इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी ओर से सदन को सलाह देने के लिए यह जरूरी है, ये सिद्ध करना होगा कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए इन हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इनामदारों के ही मामले को लें, उनके अपने विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए उन्हें 3 स्थान दिए गए हैं, फिर भी आम निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए उन्हें 12 स्थान मिल सके हैं। दरअसल परिषद में अन्य जमींदार सदस्यों के साथ सदन में अपनी एकजुटता के बल पर संख्या की दृष्टि से भी अपने आप को इतना सुदृढ़ समझते हैं कि केवल कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने वर्ग के नेता के लिए एक मंत्री पद की मांग की। साथ ही ये भी सच नहीं है कि वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभाव में परिषद में इन वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उस वर्ग का सदस्य भी उनके हितों का संरक्षण कर सकेगा, भले ही उसका चुनाव आम निर्वाचन क्षेत्र से हुआ हो। यह बात स्पष्ट हो जाएगी यदि हम ध्यान दें कि जो सदस्य विधायिका में स्थान पाता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना और उस हद तक अपने वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में मानव प्रकृति के अनुसार स्व का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने की किसी सदस्य की यह प्रवृत्ति स्वयं को इतनी दृढ़ता से उजागर करती है कि वह प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को महत्वहीन बना देती है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। यथा कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई यूरोपीय सज्जन केवल वाणिज्य के हितों का ही प्रतिनिधित्व करेगा और वह यूरोपीय समाज के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, क्योंकि उसे वाणिज्य मंडल ने चुना है, सामान्य यूरोपीय समाज में नहीं। यह स्वाभाविक बात है कि किसी व्यक्ति का स्व का क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र से अधिक निकट होता है। एक आम कहावत है कि कमीज की अपेक्षा किसी व्यक्ति की खाल उसके निकट अधिक निकट होती है। बाबा साहब एक कहावत का यहाँ पर याद दिलाते हैं और कहते हैं, एक आम कहावत है कि कमीज की अपेक्षा किसी व्यक्ति की खाल उससे अधिक निकट होती है, और यही बात विधायिका के सदस्यों पर भी लागू होती है। इसमें उनकी नेक नीति पर कोई छींटा कसी नहीं है। इस तथ्य की अनुमति होने पर अंग्रेजों ने वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों पर विचार त्याग दिया। अंग्रेजों की भी कभी यह इच्छा थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जहाज रानी व्यवसाय, ऊनी वस्त्र व्यवसाय और लिनेन व्यवसाय के अलग अलग प्रवक्ता हों। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब अन्यत्र इस व्यवस्था को तज दिया गया है, मतलब त्याग कर दिया गया है,
तो उसे भारत में क्यों जारी रखा जाए। इन वर्गों का तो इससे कोई हित साधन नहीं होता, यह राज्य व्यवस्था के लिए भी हानिकर है। प्रश्न केवल यह है कि व्यावसायिक और विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधि आम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। किसी बात की मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इन वर्गों के लिए निर्वाचन की दौड़ में कोई दिक्कत पैदा कर सकेगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आम चुनाव में सरदारों तथा इनामदारों की सफलता इसे सिद्ध कर चुकी है। जब इनामदार और सरदार चुने जा सकते हैं तो फिर व्यवसाय और उद्योगों के प्रतिनिधियों के लिए क्या कठिनाई है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम बहुत ही सारगर्भित रूप में यहीं पर रोक रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है, एक आम कहावत बाबा साहब ने यहाँ पर सुनाई है और वो आम कहावत है, कमीज की अपेक्षा किसी व्यक्ति की खाल उसके अधिक निकट होती है। और यही बात किन सदस्यों पर लागू होती है, यही आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि ये जो कहावत कही गई वो किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई मेरे साथियों, जस्ट अभी हमने जिक्र किया है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। सम्मानित साथियों, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।